डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का एपिसोड नंबर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 10 है, पार्ट 10 है। इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। तो पहले हम लोग हॉलो स्फीयर के बारे में बात करेंगे और फिर सॉलिड स्फीयर का। और पिछले जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने इंटरनल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट और सरफेस पर बात किए थे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। इंटरनल पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एक्सटर्नल पर और सरफेस पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो शेल यानी हॉलो स्फीयर या फिर कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहां पर हम लोगों ने जो टर्म यूज किया है हॉलो स्फीयर या हॉलो शेल और साथ में एक कंडक्टिंग स्फीयर, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये तो पता है कि अगर हॉलो शेल है या फिर हॉलो स्फीयर है तो अंदर में मास नहीं है, अंदर में मास नहीं है। अंदर में मास नहीं है तो अंदर में जो चार्ज डालेंगे तो अंदर में चार्ज भी नहीं होगा, यानी जो भी चार्ज हम डालेंगे वो सारा का सारा स्फीयर के सरफेस पर आ जाएगा। ये हमारा हुआ हॉलो स्फीयर या हॉलो शेल। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब कि अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तब भी जब हम चार्ज डालेंगे तो कोई भी चार्ज अंदर में नहीं रहेगा, क्योंकि यह कंडक्टर है तो सारा का सारा चार्ज स्फीयर के सरफेस पर आ जाएगा। तो कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अंदर में मास होगा लेकिन अंदर में चार्ज नहीं होगा। तो दोनों का यानी हॉलो शेल और कंडक्टिंग स्फीयर दोनों केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आएगा, यानी दोनों को हम एक जैसा ट्रीट करेंगे। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि अंदर में मास है क्या नहीं, हमें देखना है कि अंदर में चार्ज है या नहीं है, और अंदर में चार्ज के बेसिस पर हम उसे हॉलो कहेंगे या सॉलिड कहेंगे। हॉलो स्फीयर है यानी अंदर में मास नहीं है तो जो भी चार्ज डालेंगे वो स्फीयर के सरफेस पर आ जाएगा। कंडक्टिंग स्फीयर में है, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर में मास होगा लेकिन अंदर में चार्ज नहीं होगा। तो अंदर में अगर चूंकि चार्ज नहीं है तो इसका भी ट्रीटमेंट, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वैसा ही होगा जो हॉलो स्फीयर का होगा। तो हमें दोनों के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है कि कंडक्टिंग कह रहा है या फिर हॉलो कह रहा है, बात बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो यहां पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो शेल यानी या शेल या हॉलो स्फीयर या कहिए कंडक्टिंग स्फीयर, उसमें से हम पहले इंटरनल पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इनसाइड द शेल हम बात करेंगे। कंसीडर शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये हमारा कोई शेल है यानी हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, रेडियस इसका है कैपिटल आर। हैविंग चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, और इस पर हमने कोई चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस कर दिए जो इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमको इनसाइड द शेल यानी किसी इंटरनल पॉइंट P पर, किसी इंटरनल पॉइंट P पर सेंटर से किसी r स्मॉल r डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली है कि अगर हमारा पॉइंट इनसाइड द शेल है यानी इंटरनल पॉइंट है तो स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से स्मॉल होगा, r लेस देन r होगा, यानी इंटरनल पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमने इस तरह से पहले भी किए थे जब सिलेंडर के बारे में बात कर रहे थे कि जो पॉइंट है, जो सेंटर से डिस्टेंस है उसको रेडियस मानकर हम एक गॉसियन सरफेस खींचते थे। सिलेंडर में हमारा गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल होता था, यहां पर हमारा गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा। तो ये हमारा पॉइंट P है, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो इस डिस्टेंस को रेडियस मानकर हम एक
स्फेयर गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन स्फेयर ड्रॉ कर दिए। ये मेरा जो डॉटेड है ये गॉसियन स्फेयर है। अब अगर गॉसियन स्फेयर है तो हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है चार्ज इनसाइड द स्फेयर। अब देखिए क्योंकि ये हॉलो है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वो स्फेयर के सरफेस पे है, अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है। अब अगर अंदर में चार्ज नहीं है तो ये बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंदर में क्या चार्ज होगा, यानी क्यू इन क्या होगा। तो यहां से पता चल रहा है क्यू इन क्या होगा, जीरो होगा, क्यू इन जीरो होगा। अब हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम। फ्रॉम गॉस लॉ वेक्टर ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और पिछले एपिसोड में ये बताए थे कि ये जो फॉर्मूला है आपके एकदम माउथ पे होनी चाहिए और इसको अप्लाई करने का तरीका भी। तो E और ds क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली है ये जो गॉसियन सरफेस है डॉटेड वाला, इसका रेडियस स्मॉल r है और ये हमारा स्फेयर है। अगर स्फेयर है तो इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर E इन इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल क्या होगा, यानी किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। इससे पहले हम लोगों ने इंटरनल पॉइंट पर देखा और इंटरनल पॉइंट पर चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 था। अब देखते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पर। एक्सटर्नल पॉइंट पर देखने के लिए ये मेरा कोई पॉइंट, ये सेंटर है वो, यहां से किसी स्मॉल r डिस्टेंस पर किसी P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी इस P पॉइंट पर। और P पॉइंट पर बात करते हैं तो हम हमेशा एक गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस यहां पर r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का एक स्फेयर हम ड्रॉ कर दिए। तब हम अब गॉसियन सरफेस ले लिए, हमारा सरफेस क्लोज हो गया। क्लोज होने पर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो हम इस r को रेडियस मानकर एक स्फीयर मैंने ड्रॉ कर दिया। ये हमारा डॉटेड एक स्फीयर है। अब गॉसियन सरफेस हमारा निकल गया। अब हमको पता करना है कि चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना है। तो अब देखिए क्योंकि हमारा इस जो ओरिजिनल स्फीयर है, ओरिजिनल स्फीयर पर चार्ज क्यू दिए थे। अगर ओरिजिनल स्फीयर पर चार्ज क्यू है तो ऑब्वियसली है गॉसियन सरफेस के अंदर में ओरिजिनल स्फीयर है। तो ओरिजिनल स्फीयर पर जितना चार्ज हुआ गॉसियन सरफेस के अंदर में भी उतना ही चार्ज होगा, क्योंकि और कोई चार्ज अंदर में है नहीं। तो गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज हो गया, Q इन इक्वल टू Q। अब हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग गॉस लॉ वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट E। और ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। तो E टू 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E यानी आउट यानी किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर बात करेंगे इस सरफेस पर, यहां पर किसी सरफेस के किसी पॉइंट पर, तो देखिए क्या सरफेस का अगर ये वाला पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट, तो क्या ये R इक्वल टू R हो जाएगा, बिल्कुल होगा। सरफेस का कोई पॉइंट R इक्वल टू R पर होगा। तो R इक्वल टू R अगर यहां पर हम पुट कर देते हैं तो इस सरफेस आ गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा टर्म बता देते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सरफेस है, एक स्फीयर है जिस पर चार्ज कैपिटल Q दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं कि इस चार्ज Q को यानी इस पूरे स्फीयर को हम हटाकर उस चार्ज को अगर हम सेंटर पर रख देंगे एज ए पॉइंट चार्ज, तब भी हमारा अगर यहां पर पॉइंट चार्ज है किसी r डिस्टेंस पर, किसी P पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो हमारा आता है Q बाय R स्क्वायर, यानी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो इससे ये चीज पता चल रहा है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट की बात के बारे में अगर बात करें
तो यहां पर स्फीयर को हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हॉलो स्फीयर में या फिर हॉलो शेल कहिए या फिर कंडक्टिंग स्फीयर कहिए, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफिकली किस तरह से वेरी करेगा। तो देखिए E इनसाइड इक्वल टू 0, ये हम लोग को पता था, यानी ये हमारा अगर स्फीयर है तो यहां सेंटर से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 था। फिर सरफेस पर ES आ गया Q/4πε0r²। उसके बाद फिर यहां के बाद E आउट Q/4πε0 स्मॉल r का होल स्क्वायर। E आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा, यानी यहां के बाद हमारा इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा। तो देखिए E और S के बीच हम E और स्मॉल r के बीच ग्राफ निकाले हैं। तो एट r इक्वल टू r का मतलब हुआ सरफेस का पॉइंट, यहां पर ये हमारा क्या हुआ r इक्वल टू r सरफेस का पॉइंट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है Q/4πε0r²। उससे पहले, इससे पहले यानी इनसाइड सरफेस से पहले यानी इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। तो यहां से लेकर यहां तक में हमारा ग्राफ नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सरफेस पर वैल्यू ये है, उसके बाद फिर लगातार डिक्रीज किया है। तो देखिए यहां के बाद सरफेस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज करता चला गया है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, यानी यहां पर जो सॉलिड स्फीयर है वो नॉन कंडक्टिंग है। तो यहां पर नॉन कंडक्टिंग क्यों लिए? अगर कंडक्टिंग लेंगे तो अंदर में चार्ज डालेंगे तो सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा, तो वो एक हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो हमने अंदर में मास दिए वो भी नॉन कंडक्टिंग, तो जो चार्ज डालेंगे तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी अंदर में भी बाहर में भी। तो यहां पर चार्ज हमने Q चार्ज को एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हमारा कोई सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है और उसमें कैपिटल Q चार्ज को वॉल्यूम वाइज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी अंदर में भी चार्ज है, बाहर में भी चार्ज है, यानी सरफेस में भी चार्ज है और अंदर में भी चार्ज है, हर तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमारा ये जो बड़ा वाला स्फीयर दिख रहा है, ये बड़ा वाला स्फीयर वो हमारा मेन स्फीयर है जिसमें पूरे वॉल्यूम में Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसका रेडियस कैपिटल R है। तो अगर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पूछा जाए, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज बाय वॉल्यूम, तो चार्ज Q हो गया बाय वॉल्यूम, और इस बड़े स्फीयर का यानी मेन स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया, तो 4/3 पाई R कैपिटल R का क्यूब। ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी निकल गया। हमने P पॉइंट पर किसी स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। हमें पहले बात करना है किसी इंटरनल पॉइंट का। अगर इंटरनल पॉइंट का बात करेंगे, इनसाइड द स्फीयर बात करेंगे तो ऑब्वियसली है r लेस देन r होगा। हम अगर इनसाइड द स्फीयर बात करेंगे तो r लेस देन r होगा। हमने ले लिया, ये मेरा कोई P पॉइंट है जो सेंटर से, जो इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है इनसाइड द शेल। ये हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया। इससे पहले ही बता चुके हैं कि जो पॉइंट लेते हैं उसके डिस्टेंस को रेडियस मानकर हम एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर हमने एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर दिया। अब अगर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे इस गॉसियन सरफेस में, तो हमें चाहिए चार्ज इनसाइड द स्फीयर, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो है डॉटेड वाला स्फीयर है, इसके अंदर में कितना चार्ज होगा। तो देखिए Q चार्ज हमारा पूरे स्फीयर पे था, पूरे स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल R है, उसके अंदर में एक छोटा सा स्फीयर है, उसके अंदर कितना चार्ज होगा। तो यहां पर हमको हेल्प लेना पड़ेगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का। तो देखते हैं,
यहां पर हमने वही लिखा है, कंसीडर चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम। तो क्यू इन क्या हो जाएगा, तो चार्ज इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी इस छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, डेंसिटी में। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन स्फीयर, इस स्फीयर का, डॉटेड वाला स्फीयर का, स्मॉलर स्फीयर का। स्मॉलर स्फीयर का रेडियस है स्मॉल आर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई और आर क्यूब। तो ये हमारे रो का वैल्यू पुट कर दिए, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इसका वॉल्यूम। तो यहां से 4/3 पाई 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर का क्यूब, ये हमारा क्यू इन निकल गया। अब हम इस गॉसियन स्फीयर में चूंकि हमारा क्लोज हो चुका है, तो क्लोज है तो इसमें हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब गॉस थ्योरम का फॉर्मूला ही पता है, वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने यहां पर लिख दिया क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ई और ये जो हमारा गॉसियन स्फीयर है उसका सरफेस एरिया 4πr², 4πr से लीजिए। क्यू इन का वैल्यू है क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब, ये एप्सिलॉन नॉट हमने सब कुछ वैल्यू पुट कर दिया। इसमें कुछ कैंसिल आउट होगा, जैसे यहां से r², यहां से आर क्यूब का 2r कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इसमें एक r बचेगा। तो हमारा आ जाएगा क्यू बाय 4πr आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। यानी यहां से चूंकि ये सारा टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है वो सारा टर्म कांस्टेंट है, तो ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टाइप का ग्राफ होगा। ये हम बाद में ग्राफ में देखेंगे। अब देखते हैं कि आउटसाइड द स्फीयर क्या होगा। इससे पहले हम लोग देखिए इन साइड द स्फीयर, उसका फॉर्मूला भी ड्राइव किए और वहां से आया था ई इन, यानी इन साइड द स्फीयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। और यहां पर अब देखते हैं कि सरफेस स्फीयर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा और किस तरह से वेरी करेगा। तो देखते हैं, ये हमारा गॉसियन स्फीयर है, सॉरी ये हमारा सॉलिड स्फीयर है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है। इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये पहले बात कर चुके हैं। हमको इसके आउटसाइड में किसी पी पॉइंट पर किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, हमें पहले से पता है कि जो पॉइंट है, जो डिस्टेंस है, उससे उसको रेडियस मानकर हम एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करेंगे। हमने गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर दिया। अब हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमको अब निकालना है चार्ज इनसाइड द गॉसियन स्फीयर क्या होगा, तो ऑब्वियसली है कि जो अंदर में चार्ज होगा वही पूरे में चार्ज होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी चार्ज है नहीं। तो जो इसके अंदर के चार्ज है वही इसके अंदर भी चार्ज हो गया, तो क्यू इन हमारा हो गया क्यू। अब देखते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू 4πr² इक्वल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 4πr² क्यों, हम गॉसियन स्फीयर का सरफेस एरिया ले रहे हैं। तो ई हमारा आ गया 4πε0r², यानी ई आउट आ गया 4π क्यू बाय 4πε0r²। यहां से एक चीज पता चल रहा होगा, जो हम हॉलो के लिए निकाले जो वैल्यू और जो सॉलिड स्फीयर के लिए निकाले, दोनों बात बराबर है, दोनों का फॉर्मूला इक्वल है। यानी इस केस में भी हम पूरे स्फीयर को हटाकर उस चार्ज को ऐसी पॉइंट चार्ज सेंटर पर रख सकते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तब भी सेम ही आएगा। अगर हम लोग वेरिएशन ग्राफ में अगर देखें तो किस तरह से ग्राफ बनेगा। ये हमारा ई इन का फॉर्मूला था, ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ई इन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कह सकते हैं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है, एक लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहां से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है। एट आर इक्वल टू आर का मतलब हुआ सरफेस वाला पॉइंट, यानी ये हमारा अगर ओरिजिन है तो आर इक्वल टू आर यानी सरफेस वाला पॉइंट। और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, क्यू बाय 4πε0
आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर। ओरिजिन से आर इक्वल टू आर पर यानी सरफेस तक, ओरिजिन से लेकर सरफेस तक हमारा लीनियर वेरी किया है। लीनियर वेरी किया यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वाला वेरी किया है। तो ये हमारे यहां से लेकर यहां तक लीनियर ग्राफ है। उसके बाद फिर हमारा डिक्रीज करेगा, उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, आर बढ़ता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। यानी यहां के बाद यहां पर चूंकि मैक्सिमम होगा सरफेस पर, उसके बाद फिर यहां पर डिक्रीज करता जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ क्या सिलेंडर के जैसा ही ग्राफ है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया वो हमारा क्लियर हो सके और बेहतर हो सके। तो देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, एन आइसोलेटेड मेटल स्फेयर, आइसोलेटेड मेटल स्फेयर of radius r is given a charge which graph shows electric field varies with distance x। इस क्वेश्चन में ये कहीं पर नहीं कह रहा है कि सॉलिड है या हॉलो है। अब क्या करेंगे? तो देखिए, अगर हॉलो लेते हैं तो हमको हॉलो का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अगर सॉलिड स्फेयर लेंगे, लेकिन यहां पर कह रहा है मेटल स्फेयर है, तो सॉलिड अगर लेते हैं और अगर मेटल है यानी कंडक्टिंग है, तब भी वो हॉलो की तरह ही बिहेव करेगा। आपको एक बार और बता देते हैं, अगर हॉलो लेते हैं तो हॉलो की तरह ट्रीट करेंगे। अगर सॉलिड है, अंदर में भी मास है, लेकिन चूंकि कह रहा है मेटल है यानी कंडक्टर है यानी कंडक्टिंग, अगर हॉलो रहे या कंडक्टिंग स्फेयर रहे तो वहां पर हम हॉलो वाला ही ट्रीट करेंगे, हॉलो वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो इस केस में भी हम हॉलो वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है। तो ये अगर मेरा हॉलो स्फेयर है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है और आउटसाइड डिक्रीज करता है। कुछ इस तरह से आया था हमारा, सरफेस पर मैक्सिमम होता है, उसका फिर डिक्रीज करता है। तो यहां पर देखिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनसाइड यहां पर भी जीरो नहीं, यहां पर भी जीरो नहीं है, यहां पर भी जीरो नहीं है, यहां पर इनसाइड जीरो है, उसका फिर डिक्रीज कर रहा है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉलिड स्फेयर, ये हमारा एक सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर और चार्ज दिया हुआ है +2q। सॉलिड स्फेयर है चार्ज +2q, रेडियस r। अ हॉलो स्फेयर, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 3r। ये हमारा एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस 3r है, यानी हॉलो स्फेयर है, और इस पर नेट चार्ज -q दिया हुआ है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट r लेस देन स्मॉल r लेस देन 3r, यानी r से बड़ा और 3r से छोटा। r से बड़ा का मतलब होता है इस स्फेयर के बाहर और इस स्फेयर के अंदर, यानी कह सकते हैं कि उस इन दोनों के बीच में, यानी किसी, ये हमारा डिस्टेंस है r, यहां पर किसी p पॉइंट पर, और ये इन दोनों स्फेयर के बीचों बीच है, इन दोनों स्फेयर के बीचों बीच, यानी इस स्फेयर के बाहर और 3r से नीचे, 3r से कम, यानी बड़े वाले स्फेयर से अंदर, बड़े वाले स्फेयर के अंदर, छोटे वाले स्फेयर के बाहर। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा इस P पॉइंट पर, और उसका ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। देखिए, इस P पॉइंट पर अगर बात करें पहले अंदर वाले स्फेयर के थ्रू, तो अगर अंदर वाले स्फेयर के थ्रू अगर बात करेंगे तो अंदर वाले स्फेयर के लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट होगा, एक्सटर्नल पॉइंट होगा, और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है Q/4πε0r²। और यहां पर चार्ज हमारा 2q है तो 2q हो जाएगा, Q/4πε0r², ये हमारा होता है चार्ज दिया हुआ है +2q, तो +2q हो जाएगा। ये हुआ अंदर वाले स्फेयर के लिए, अंदर वाले स्फेयर के थ्रू इस P पॉइंट पर। अब अगर बाहर वाले स्फेयर के थ्रू अगर देखें तो चूंकि बाहर वाला हमारा एक स्फेरिकल शेल है
और स्फेरिकल शेल की वजह से किसी इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। यानी हॉलो स्फेयर की वजह से इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तो इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा 0, तो ई नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2q/4πε0r²। इसके थ्रू 0, इसके थ्रू ये वैल्यू, यानी ये हमारा हो जाएगा q/2πε0r²। 2 से ये हमारा किस हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा दो स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक है, एक पर चार्ज q है, दूसरे पर 3q है, एक का रेडियस a है, दूसरे का रेडियस b है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, यानी P और Q के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताना है, यानी EP/EQ का वैल्यू बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम P पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो EP, ये P पॉइंट स्मॉलर स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट हुआ, और आउटसाइड के लिए सॉलिड या हॉलो दोनों के लिए फॉर्मूला इक्वल है q/4πε0r²। तो ये क्या हो जाएगा q/4πε0r² प्लस, अगर आउटर स्फीयर के लिए देखें, बिगर स्फीयर के लिए, तो ये बड़े वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट इंटरनल पॉइंट हुआ, और हॉलो स्फीयर के लिए कोई भी इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब है कि इसके थ्रू, बड़े वाले के लिए थ्रू P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, यानी ये हमारा 0 हो गया। अब अगर Q के बारे में बात करें, इस पॉइंट पर Q पर, तो Q पॉइंट इसके लिए भी एक्सटर्नल हुआ और इसके लिए भी एक्सटर्नल हुआ, यानी दोनों के लिए एक्सटर्नल हुआ, दोनों के लिए एक्सटर्नल हुआ। तो हम टोटल ऐड कर देते हैं, यानी टोटल कितना हो जाएगा 4q डिवाइड बाय 4πε0 और ये 2r का होल स्क्वायर। यहां पर हमने क्या किया, हम इसको इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, इसके लिए लेंगे प्लस इसके बड़े वाले के लिए लेंगे, दोनों को इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। लेकिन हम वहां पर एक बात बताए थे कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए आप जो नेट चार्ज है उसको सेंटर पर रख दीजिए। तो अगर नेट चार्ज 4q को हम यहां पर सेंटर पे रख दिए, क्या किए, सेंटर पे रख दिए, और ये डिस्टेंस 2r है और ये हमारा पॉइंट q है, तो यहां तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वही आएगा। तो आप इंडिविजुअल लीजिए या दोनों को कंबाइंड लीजिए, बात बराबर है। तो क्या ये 4q कैंसिल आउट, तो दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो यहां से देखिए सब कुछ कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 1:1, यानी आंसर 3। इस इजी क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद दो और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है अ हॉलो स्फीयर इज गिवन अ चार्ज +10 माइक्रोकूलम, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये पता है कि हॉलो स्फीयर में इनसाइड हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, इनसाइड हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तो हमारा ये आंसर ये हो जाएगा। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन को बताने का एक और पर्पस था, अगर ये हॉलो नहीं हो के सॉलिड होता तब क्या आंसर होता। तो देखिए जब हमारा सॉलिड होता, फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए हमारा जो इन साइड के लिए फॉर्मूला होता है q/4πε0r³ इंटू r, यही होती है। तो एट सेंटर r = 0 हो गया, तो ई इन क्या हो जाएगा, वहां पर भी 0। एक ये दूसरा ग्राफ में भी जो बताए थे, ग्राफ इस तरह से हमारा वेरी किया था, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ग्राफ से भी पता चल रहा था। तो ये हमारा बताने का मेन पर्पस था।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये AIPM टीम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 ऑफ ए स्फेरिकल सेल, ये हमारा कोई स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस r है, यहां से किसी 3r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 क्या होगा, यानी यहां से r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि किसी भी हॉलो स्फेरिकल शेल के लिए इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, यानी 4 नंबर जो AIPMT दिया था वो बहुत आसानी से दे दिया था। ये अब अगर यहां पर हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि अगर ये सॉलिड स्फीयर रहता तब क्या होता इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, अगर सॉलिड स्फीयर रहता तब क्या होता, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि सॉलिड स्फीयर रहता ये तब क्या होता r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ E1, E2, E3 आर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, यानी कोई P पॉइंट है, 3 अलग अलग स्फीयर दिया हुआ है, तीनों सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। पूछ रहा है कि 3 पॉइंट है, यहां पर भी P है, यहां पर भी P है, यहां पर भी P है, 3 अलग अलग स्फीयर है, तीनों के किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस केस में E1 है और इसमें E2 है और यहां पर E3 दिया हुआ है, ये तीनों दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि तीनों में रिलेशन क्या होगा, ये 4 ऑप्शंस है। मैं क्वेश्चन को एक बार और बता देता हूं। कह रहा है कि हमारा 3 स्फीयर है, 1, 2 और 3, सबका दिया हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ है, यहां पर चार्ज Q है, रेडियस r/2 है, चार्ज Q2 है, रेडियस r है, और इसमें चार्ज 4Q है, रेडियस 2r है। यहां पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E1 दिया हुआ है, इस केस में E2 दिया हुआ है, इस केस में E3 दिया हुआ है। यहां पर अगर फिगर से अगर देखें तो कह रहा है कि ये सेंटर से किसी r डिस्टेंस पर, यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर, यहां पर सेंटर से r डिस्टेंस और इसका रेडियस r है, यानी ये है हमारा स्फीयर वाला पॉइंट हो गया। और यहां पर सेंटर से r डिस्टेंस पर, यहां पर भी सेंटर से r डिस्टेंस है, लेकिन इसका रेडियस 2r है, तो ऑब्वियसली है ये पॉइंट हमारा इंटरनल पॉइंट हो गया। तो पूछ रहा है कि तीनों केस में रिलेशन क्या होगा, हमको ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए, स्मॉलेस्ट स्फीयर के लिए, इसका चार्ज Q दिया हुआ है, रेडियस r/2 दिया हुआ है, और जो P पॉइंट है वो आउटसाइड द स्फीयर है, कितना डिस्टेंस पर है, r=r पर है। तो हमको फॉर्मूला पता है, E1 क्या हो जाएगा, Q/4πε0r², ये तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल के लिए, और एक्सटर्नल के लिए फॉर्मूला ये है, और r दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो हम यहां पर पुट कर देंगे r, तो ये हमारा हो गया E1, ये E1 निकल गया। E2 के लिए देखेंगे तो E2 हमारा सरफेस वाला पॉइंट है, और सरफेस वाले पॉइंट के लिए भी हमको फॉर्मूला पता है, ये हमारा होता है E2 हो जाएगा Q, और यहां पर चार्ज लेकिन 2Q दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2Q/4πε0r², यही तो होता है हमारा। यहां पर रेडियस r है, कैपिटल R है, तो कैपिटल R दे दिए। हमने कुछ नहीं किया, सरफेस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अब इस केस में ये हमारा इंटरनल पॉइंट है, और इंटरनल पॉइंट के लिए फॉर्मूला पता है। इंटरनल पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0r³ ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहां पर वैल्यू अगर पुट करेंगे तो इस केस में रेडियस हमको लिखना पड़ेगा 2r, यहां पर रेडियस कितना लिखना पड़ेगा 2r, तो यहां पर हम पुट करेंगे 2r का होल क्यूब, और
डिस्टेंस दिया हुआ है इंटरनल पॉइंट का r इक्वल टू आर, यानी यहां पर इंटरनल पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, r इक्वल टू आर। तो यहां पर इसको हटा के मैं पुट कर दिया r। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा q बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू 1/8 इंटू 1/8। ये 2 बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। यहां से एक आर से आर क्यूब का कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये वाला टर्म जो है सब में कॉमन है, ये टर्म कॉमन है। तो अब देखिए यहां पर 1 से मल्टीप्लाई, यहां से 2 पर मल्टीप्लाई, यहां पर 1/8 से मल्टीप्लाई है। तो सबसे बड़ा दिख रहा है यहां पे E2, सबसे बड़ा E2 हो गया। उसके बाद E1 और सबसे छोटा E3। तो हमारा आंसर हो गया E2 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E3। तो क्वेश्चन तो इजी है, और ये जेईई एडवांस का 2014 का क्वेश्चन है। तो फिर हम लोग मिलते हैं एपिसोड नंबर 11 में, तब तक के लिए बाय।